हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 5 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 मार्च 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप लोग नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व वन्यजीव दिवस। ये मनाया जाता है 3 मार्च को। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानट, ये इस बार की थीम थी। बेस्ट एक्टर का खिताब ऑस्कर अवार्ड में जीता है एंड्रियन ब्रॉडी ने। और त्रिसेवा डिजर्ट हंट अभ्यास ये जोधपुर राजस्थान में हुआ, भारतीय सेनाओं ने किया। इसके अलावा मयंक शर्मा को रक्षा लेखा महानियंत्रक या कहें CGDA नियुक्त किया गया है। और रणजी ट्रॉफी 2025 जीत लिया है विदर्भ की टीम ने केरल को हरा करके। इसके अलावा भारत का पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया। और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा सशक्त पंचायत नेत्री अभियान ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ। बेंगलुरु ओपन के ATP का खिताब ये जीत लिया है ब्रैडन होल्ट ने। और हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि अभी केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी पहल शुरू किया गया है। इसके अलावा चिली ओपन टेनिस प्रतियोगिता का युगल का खिताब ऋत्विक बोलीपल्ली और निकोलस बोरिएंटोस ने जीता है। और 30 सालों के बाद केप गिद्धों को दक्षिण अफ्रीका में देखा गया है भी हाल ही में। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है ना। देखने के बाद साथ लाइक किया करो और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। आप अपने स्टेटस वगैरह पर लगा दिया करो, जिससे और भी लोग जो हैं ये डेली करंट अफेयर को देख पाए। क्विज और PDF आपको MZT ऐप पर मिला करेगी। पहला क्वेश्चन डेली 5:30 बजे सुबह में आ जाती है वीडियो, तो डेली का डेली सबसे मॉर्निंग में देखा करो सबसे पहले, उसके बाद तुरंत ही शेयर कर दिया करो। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये 4 मार्च को मनाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी डे, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी डे अपने डिफेंस फोर्सेस के योगदान को देखते हुए मनाते हैं हम लोग, जो देश की सुरक्षा को इंश्योर करते हैं, जिस वजह से हम और आप सुरक्षित रह पाते हैं। तो उन्हीं की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जब स्थापित हुआ था ना, उसी के स्थापना दिवस के दिन को ही राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाना और दुर्घटनाओं में कमी लाना, यही उद्देश्य है। थीम है इस बार की सिक्योरिटी एंड वेलफेयर आर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट इंडिया। ओके। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना 1998 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। मार्च के ये महत्वपूर्ण दिवस हैं, रिवीजन करेंगे। जैसे 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, 1 मार्च को विश्व शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया मार्च में? तो अभी 2 कंपनियां जो हैं ये नवरत्न कंपनी का दर्जा पाई हैं, IRCTC और IRFC। तो बोथ A और B ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। नवरत्न कंपनी मतलब बनने का मतलब क्या हुआ? देखो, पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स होती हैं, PSU जिन्हें कहते हैं। PSU मतलब कि इसमें 50% से ज्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट की होगी, ठीक है। 50 दशमलव समथिंग या 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी गवर्नमेंट की होगी, यानी ये अर्ध सरकारी टाइप से होंगी, पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स होंगी। 100% सरकारी हो ये जरूरी नहीं होगा। अब ऐसी कंपनियां जो सरकारी स्वामित्व वाली होंगी, भाई 50% से ज्यादा जिसकी हिस्सेदारी होती है वही स्वामित्व होता है उसका। तो गवर्नमेंट स्वामित्व वाली ऐसी कंपनियां जो बेटर परफॉर्म कर रही होती हैं, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किया गया रहता है, जिनके आधार पर उनको बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो उन क्राइटेरिया में चार ऐसी कैटेगरी बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, कि हम 4 प्रकार की बेनिफिट्स देंगे, लेकिन तब देंगे जब आप लोग एलिजिबल होगे। कैसे एलिजिबल होगे? उस क्राइटेरिया को अगर फुलफिल कर रहे होगे तो। क्राइटेरिया क्या है? टर्नओवर को लेकर के, कि आपकी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, पिछले 2-3 सालों में प्रॉफिट में है कि नहीं है, कितना प्रॉफिट कर रही है, और उसके बाद आपका विस्तार कितना है, टर्नओवर कितना हो रहा है, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, ये सब देखते हुए ये 4 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई है। कौन कौन सी कैटेगरी है? सबसे बड़ी वाली कैटेगरी है महारत्ना की, ठीक है ना। दूसरे स्थान पर है नवरत्न कंपनियां, ठीक है। तीसरे स्थान पर है मिनी रत्न कैटेगरी ए। और चौथे पर है मिनी रत्ना कैटेगरी बी, ठीक है। तो जब कोई कंपनी ऊपर ग्रो होती है ना, बढ़ती है ना, तो पहले वो देखो पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स रहेगी, अगर वो एक मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करेगी तो उसको मिनी रत्न कैटेगरी बी में डाल देंगे। अगर ये वाला क्राइटेरिया भी और पार कर जाती है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उसको मिनी रत्न कैटेगरी ए में डाल देंगे। उससे भी बेटर परफॉर्म कर रही है और इसका क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, तो उसको नवरत्न कैटेगरी में डाल देंगे।
फिर इसका भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, विदेशों में भी अपना व्यापार फैला रही है, तो फिर महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया जाता है। कैटेगरी क्या क्या होता है ये मैं आपको बाकायदे अलग से समझा चुका हूँ कोर्स में, वीडियो कोर्स में। यहाँ पर बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड है। जिनको बहुत ज़्यादा इच्छा होगी वो एक बार विकिपीडिया कर लेना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग डाल करके, तो आपको अच्छे से क्राइटेरिया सबको कंपनियों का मालूम चल जाएगा। तो आपको ये समझ में आया कि पीएसयू है क्या, ठीक है। ये पूर्णतः सरकारी नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी केवल सरकार की होती है। अच्छा, अब केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 2 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है, आईआरएफसी और आईआरसीटीसी। ये 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनियां बनी हैं। आईआरसीटीसी जो है ये भारतीय रेलवे की ही द्वारा चलाई गई है, सहायक कंपनी है। मुख्य रूप से रेलवे टिकट बुकिंग, खान पान और सेवाएं, पर्यटन सुविधाएं प्रदान करती है। आप इसका उपयोग भी किए होंगे। आईआरएफसी क्या करती है, ये भी सरकारी कंपनी ही है। इसका मुख्य कार्य भारतीय रेलवे के लिए धन का व्यवस्था करना, फंडिंग वगैरह अरेंज करना, वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना, ये आईआरएफसी करती है। एक एक दोनों के बारे में जानते हैं एक एक करके। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। स्थापना इसकी हुई थी 1999 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं संजय कुमार जैन। और आईआरएफसी का मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 12 दिसंबर 1986 को स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं मनोज कुमार दुबे। इंडियन रेलवे की बात आई है तो इंडियन रेलवे के वर्तमान में सीईओ और अध्यक्ष कौन है? सीईओ और अध्यक्ष कौन है बताइए? रेलवे के, भारतीय रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? तो आप बताओगे सतीश कुमार, सतीश कुमार, ठीक है ना। ये पहले दलित सीईओ और अध्यक्ष हैं भारतीय रेलवे के। क्लियर? आगे बढ़े। अगला, हाल ही में किस देश ने अंग्रेजी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज की बनाने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका ने अंग्रेजी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया है। अभी तक अंग्रेजी को उसके पूर्ण रूप से, आधिकारिक रूप से दर्जा नहीं मिला था ऑफिशियल लैंग्वेज का, अब मिल गया है। एक बार और प्रयास हुआ था, एक बार क्या कई बार प्रयास हुआ, लेकिन सभी स्टेट्स का उसमें सहमति नहीं हो पाता था, तो इसीलिए रुक जाता था। लेकिन अब फाइनली यूएस जो है ये डिक्लेयर कर दिया है इंग्लिश को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, तो अब जो है ये ट्रम्प जो है, इन्होंने कहा है, ट्रम्प की बात कौन टाले, तो 1 मार्च से अब ये लागू हो गया है। ठीक है, इससे पहले भी 30 से अधिक राज्य ने सहमति दर्ज की थी, लेकिन वहां पर 50 राज्य हैं, तो इसलिए सभी राज्य नहीं हो पा रहे थे सहमत, तो इसलिए नहीं हो रहा था। खैर, अमेरिका की बात करें तो वाशिंगटन डीसी राजधानी है, इसकी मुद्रा यूएस डॉलर होती है। 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। और किस पार्टी से हैं ये पूछा जाएगा, तो ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं, पूरी दुनिया में कोहराम मचाए हुए हैं, रिपब्लिकन पार्टी से हैं, ठीक है ना। और इससे पहले ये 45वें प्रेसिडेंट थे, अभी ये 47वें हैं, 2 बार बन कर चुके हैं। हाल ही में किस राज्य ने एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है? एकल महिला स्वरोजगार योजना, इसको शुरू किया है उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, जो एकल महिलाएं हैं, एकल महिलाएं मतलब सिंगल वीमेन, मतलब जिनके या तो पति नहीं है, पति या तो अभी शादी ही नहीं हुई है, या फिर शादी हुई है लेकिन अब वो विधवा हो गई हैं, पति उनके नहीं है, मतलब कुल मिलाकर सिंगल रह रही हैं। तो ऐसी सिंगल महिलाओं को, ऐसी जो एकल महिलाएं हैं, उनको स्वरोजगार के लिए, उनके लिए शुरू किया गया है। बेसहारा महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। 75% इसमें सरकार देगा, सब्सिडी होगी, 25% ही रीपे करना होगा। मतलब इसका ये कि अगर जैसे आप लोग अगर ऐसी महिलाएं जो हैं, एकल महिलाएं बेसहारा, अगर 2 लाख तक का लोन लेती हैं इस योजना के तहत, तो 2 लाख लोन लेंगी तो उनको सिर्फ 50,000 ही चुकाना पड़ेगा, है ना। 25% होगा तो यानी 50,000 ही चुकाना पड़ेगा। 75 दूना 1.5 लाख जो है ये सरकार सब्सिडी के रूप में देगी। तो ये इस योजना का फायदा है, उत्तराखंड की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है जी, तो पहले चरण में 2000 महिलाओं को लाभान्वित करने का उद्देश्य रखा गया है। अगला, भारत में पहली बार हुए सर्वेक्षण के अनुसार डॉल्फिन की संख्या कितनी दर्ज की गई? अच्छा, ये उत्तराखंड राज्य वाला आज लगना मैं भूल गया, चलो कल या परसों कवर करा दिया जाएगा। तो अभी एक सर्वेक्षण हुआ, इसमें डॉल्फिन की संख्या कितनी दर्ज की गई ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी डॉल्फिनों की संख्या को लेकर के एक सर्वे हुआ, पाया गया कि 6,327 टोटल डॉल्फिन हैं। ठीक है, 6,327 डॉल्फिन्स पाई गई हैं इन 28 रिवर्स अक्रॉस 8 स्टेट, 28 नदियों में भारत के
28 नदियों में 8 राज्यों में, ठीक है, 8 राज्यों की 28 नदियों में 6,327 डॉल्फिन पाई गई हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है, इंडिया का पहला एवर रिवर रेन डॉल्फिन एस्टिमेशन ये रिपोर्ट था। इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ कि रिवर रेन डॉल्फिन, जो नदी वाली डॉल्फिन है, उनका ये आकलन निकाला गया है। तो 8 राज्यों के 28 नदियों का सर्वेक्षण हुआ। अच्छा, अब इसमें सबसे ज्यादा किस राज्य में हुआ? तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाई गई हैं डॉल्फिन, ठीक है। 2,397 डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में है। डॉल्फिन, वैसे आपको बता दें, गंगा डॉल्फिन जो है ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ठीक है। और 2397 उत्तर प्रदेश में, दूसरे पर बिहार है 2220 के अनुसार। गंगा डॉल्फिन सबसे ज्यादा मात्रा में पाई भी जाती है, तो गंगा नदी जहां जहां पर बहेगी वहां वहां पर वो ज्यादा मात्रा में ही होंगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करती है गंगा जी, तो ये हुआ। उसके बाद बिहार, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में 815 गंगा डॉल्फिन है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये भी ध्यान रखना। ये थोड़ा सा मतलब लगभग अंधी ही होती हैं, लेकिन ये इको इको सुन करके ये रिएक्ट करती हैं, ठीक है, आवाज निकालती चलती हैं, और जहां से रिफ्लेक्ट होता है साउंड, उसी हिसाब से ये ट्रेवल करती हैं, तो इको लोकेशन से कहा जाता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, याद रखना। सबसे समझदार जलीय जीव भी माना जाता है। खैर, आप भी समझदार बन सकते हो। ई बुक आई हुई है फरवरी महीने की, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ऐसे ही सभी महीनों की ई बुक आपको मिल जाएगी मात्र 20 रुपीज में, ठीक है ना। तो अब 20 रुपए में है, आप इसको जा करके ले सकते हो। एमजेटी ऐप पर अवेलेबल है। किसी भी एक महीने की लोगी ना, तो अगले महीने से मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही आकर के ले लिया करोगे एमजेटी ऐप पर। खैर, डेमो भी दिया गया है, जिनको और भी संतुष्टि चाहिए जाकर डेमो पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं वहीं से, ऐप से ही। इसके अलावा अपना वार्षिक अंक पुस्तक है, ये पुस्तक आप अमेजन फ्लिपकार्ट से ऑफलाइन ऑर्डर कर सकते हो। ये 2024 का पुस्तक है, ठीक है ना, ऑफलाइन है, बुक है। अगला, एमजेटी ऐप का लिंक गूगल प्ले स्टोर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सर्च भी करना मिल जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक के रूप में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत है दुनिया के सबसे बड़े जैव ईंधन उत्पादक देशों में तीसरे स्थान पर। भारत थर्ड बन गया है लार्जेस्ट बायोफ्यूल फ्यूल प्रोड्यूसर, ठीक है। इंडिया इमर्ज एज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट बायोफ्यूल प्रोड्यूसर। हरदीप सिंह पुरी जी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने इसका अनाउंसमेंट करके बताया हुआ है। भारत ने ना देखो बहुत तेजी से ग्रो किया है बायोफ्यूल के माध्यम में। भारत ने 2030 तक का लक्ष्य बनाया था एक, और ये लक्ष्य 5 साल पहले ही प्राप्त हो गया। क्या था लक्ष्य? कि 20% एथेनॉल मिश्रण हम लोग करेंगे। जो भी डीजल पेट्रोल यूज करेंगे 20% तक एथेनॉल उसमें मिश्रण होगा। एथेनॉल का उत्पादन कैसे करते हैं? एथेनॉल का उत्पादन कई तरीकों से करते हैं, जैसे गन्ने के जो उसका जो खारी होता है उससे, उसके जूस से। इसके अलावा चावल, जो टुकड़ा वाला चावल हो जाता है, रद्दी वाला हो जाता है, उससे। तो ऐसे ऐसे मक्का मक्का का जो रॉ मटेरियल बनता है, तो इन सब चीज़ों से जो पहले फेंक दिया जाता था, या बहुत मतलब वैसे यूज कर दिया जाता था, जला दिया जाता था, उन सब चीज़ों से एथेनॉल का उत्पादन हो रहा है, पराली वगैरह से। तो इनसे अब एथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। और इस एथेनॉल को, जो एथेनॉल है, उसको पेट्रोल डीजल में मिलाया जा रहा है। और आप सोचो कि 100% जैसे है, तो मिश्रण वाला जो तेल होता है वो 100% में 20% एथेनॉल रहता है। तो अब इससे क्या होता है, कार्बन का एमिशन भी कम होता है। कार्बन का एमिशन कम होता है, तो इससे एक अनुमान लगाया गया है कि हम लोगों ने देखो कि 1.75 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर, इतना लगाने पर जो कार्बन उत्सर्जन को जो ऑब्जॉर्व करते हैं इतने पेड़, उतना हम लोग इस पे ही कर लिए हैं। आप समझ रहे हो कितना ज्यादा बेनिफिट है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन को कम करने में 1.75 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर का इसका टारगेट ये हासिल हो गया है, सिर्फ 20% एथेनॉल मिलाने। सोचो, अगर एथेनॉल का मात्रा बढ़ाते बढ़ाते 50% कर दिया जाए, 100% एथेनॉल पर ही चलने लगे गाड़ियां, तो सोचो कितना इको फ्रेंडली हो जाएगा सिस्टम। खैर, ये तो रिपोर्ट थी। भारत तीसरे स्थान पर है, ये बात ध्यान रखना। अगला, भारत में दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। आप ये आर्टिकल देखिए, योगासन स्पोर्ट्सशिप है, ये दूसरा है संस्करण, एशियन योगासन चैंपियनशिप है, मतलब एशिया के देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कितने देश हिस्सा लेंगे? 16 देश इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित होगा 29 से 31 मार्च के बीच में, ठीक है ना, 3 दिनों तक। अच्छा, एक चीज और, योगासन को लेकर के हम लोग इतना ज्यादा क्यों उत्सुक हैं? क्योंकि हम लोग चाहते हैं योगासन जो है आगे ओलंपिक में भी आ जाए। लेकिन ओलंपिक में कैसे आ जाएगा? कोई एक देश अगर आयोजन कर रहा होगा तब थोड़ी ना ओलंपिक वाले उसको लेंगे। जब कई सारे देश में वो खेल खेला जा रहा होगा, तब उसको कहेंगे चलो ठीक है अब इसमें भी डाल लिया जाए। तो कई सारे देशों में देखो, अब 16 देश यहाँ हिस्सा ले रहे हैं, भारत 2 बार आयोजन कर रहा है, दूसरा आयोजन कर रहा है।
तो हम लोग आने वाले दिनों में जब कई बार आयोजन करेंगे और ये गेम थोड़ा प्रचलित होगा, तब ओलंपिक वाली कमेटी कहेंगे ठीक है चलो इसको भी शामिल कर लेंगे। तो हम लोग का उद्देश्य भी यही है कि ओलंपिक में योगासन को शामिल किया जाए। अच्छा, एक चीज़ और, योगासन शामिल करना या खो 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 के लिए भी ऐसे ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब प्रयास करना का फायदा क्या मिलेगा? भारत क्यों चाह रहा है कि योगासन शामिल हो या खो खो प्रतियोगिता शामिल हो ओलंपिक्स में? क्योंकि भारत टारगेट कर रहा है 2036 में ओलंपिक की मेजबानी पाने का। अभी अगर कल का अखबार आप लोग पढ़े होंगे तो ओलंपिक कमेटी के ही एक मेंबर है जो उन्होंने कहा है कि भारत का जो दावा है वो काफी मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन कंपटीशन इसको टफ भी मिलने वाला है क्योंकि और भी जो दावेदार हैं वो भी मजबूत कंपटीशन दे रहे हैं। हालांकि भारत ने अपना मजबूती से रुख पेश किया है, अपनी कैपेबिलिटी दर्ज किया है कि हम भी 2036 वाला ओलंपिक आयोजन करने का मद्दा रखते हैं। अगर मिल जाती है 2036 की मेजबानी हम लोग को, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा भारत के लिए। खैर 2036 में अगर होगा तो कहाँ होगा? गुजरात में होगा, उसी लेवल का वहां पर स्टेडियम वगैरह बनाया जा रहा है। तो बात समझ में आई। अच्छा, अब इससे पहले पहले कहाँ पर होंगे? तो 2028 वाला जो होगा, 2024 तो हो गया पेरिस ओलंपिक, 2028 वाला होगा वो लॉस एंजलिस में होगा, 2032 वाला ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये दोनों फिक्स हो चुके हैं पहले ही, बिडिंग प्रक्रिया ये जीत चुके हैं। अब 2036 वाली बिडिंग है, होनी है, देखते हैं कौन जीतता है बिडिंग। अगला, यमांडू ओरेसी, ये कहाँ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? तो यमांडू ओरेसी बन गए हैं उरुग्वे के नए राष्ट्रपति। उरुग्वे एक दक्षिण अमेरिकी देश है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको मैप में। तो ये यहाँ के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं, लेफ्टिस्ट हैं ये भी, यमांडू ओरेसी। ओके, तो उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं, 5 वर्षों के रूढ़िवादी शासन के बाद इनका टाइम आया हुआ है। उरुग्वे की राजधानी होती है मोंटेवीडियो और मुद्रा होती है पेसो। इसके अलावा राष्ट्रपति यमांडू ओरेसी कहाँ पर है मैप में? तो मैप में अगर आप दक्षिण अमेरिका का मैप देखो ना, उरुग्वे आपको यहाँ पर दिखेगा, उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, ठीक है। ये सभी फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते हैं। खैर, ब्राजील से अच्छा तो खेलते नहीं है। ब्राजील एक ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका में जो यहाँ के सभी देशों से बॉर्डर शेयर करता है एक्सेप्ट 2 कंट्रीज। कौन कौन सी? चिली से और इधर इक्वाडोर से। इन 2 देशों को अगर हटा दिया जाए तो बाकी सभी देशों से अपना बॉर्डर शेयर करता है ब्राजील। ये भी ध्यान रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में। आप चाहो अर्जेंटीना देखो, यहाँ पर थोड़ा सा बॉर्डर शेयर कर रहा है, पराग्वे शेयर कर ही रहा है, बोलीविया से शेयर कर ही रहा है। इसके अलावा इधर सूरीनाम से, गुयाना से, वेनेजुएला से, कोलंबिया से, ठीक है ना, इन सब, पेरू से, सबसे बॉर्डर शेयर करता है। उरुग्वे से भी इधर बॉर्डर शेयर करता है, तो सबसे बॉर्डर शेयर करता है इधर दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, ब्राजील। 4 मार्च को कहाँ पर भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन का, अच्छा ब्राजील में अभी पिछला वाला G20 भी हुआ था, ये भी ध्यान रखना। भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन ये हुआ कहाँ पर? मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। 4 मार्च को आयोजित हुआ। अब देखिए, पेमेंट सिक्योरिटी समिट सीरीज 2025। तो इसमें अवार्ड्स वगैरह भी दिए गए और डिजिटल ट्रांजेक्शन वगैरह पर लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई। तो भुगतान सिक्योरिटी मतलब, ये इंग्लिश में बात करो ज़्यादा समझ में आएगा, पेमेंट सिक्योरिटी, पेमेंट सिक्योरिटी। तो पेमेंट सिक्योरिटी को लेकर के ये समिट था और ये 2025 का समिट था, ठीक है ना। मुंबई भारत में आयोजित किया गया है। विशेषज्ञ द्वारा भारत की आर्थिक वृद्धि और वित्तीय अखंडता पर बातचीत हुई, साइबर सिक्योरिटी को लेकर के अवेयरनेस फैलाई गई। आजकल बहुत लोग जो है हाउस अरेस्ट वगैरह करके, धमकियां दे करके, साइबर सेल के हैं ये वो कह करके पैसे पेमेंट करा ले रहे हैं, तो इनसे प्रति अवेयरनेस फैलाई गई। हाल ही में ब्रिटेन ने किस देश के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की? ब्रिटेन, इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, हालांकि अभी यूरोपियन यूनियन वाली जो वीडियो दी थी उसमें भी मैंने आपको समझाया था। ब्रिटेन ने अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की है, उनके साथ बैठ करके। कीर स्टारमर जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ये $2 बिलियन का डील किए हैं। कैसी डील? ये मिसाइल देंगे, कौन सी मिसाइल देंगे? एयर डिफेंस मिसाइल देंगे, ठीक है ना। तो एयर डिफेंस मिसाइल देंगे यूक्रेन को। एयर डिफेंस मिसाइल का क्या काम होता है कि अगर कोई मिसाइल अटैक हो रहा है तो वो अपने एयर को वो सुरक्षा कर सके, मतलब ऐसी मिसाइलें छोड़ सके जो आने वाली मिसाइलों को हवा में ही मार गिराए। तो मतलब अपनी एयर को, अपने वातावरण को शुद्ध सुरक्षित रख सकते हैं ना, शुद्ध नहीं, युद्ध में बात हो रही है, पर्यावरण के लिए नहीं। तो एयर डिफेंस मिसाइल, जैसे हम लोगों ने S-400 खरीदा है रसिया से, ठीक है, जैसे इसराइल के पास आयरन डोम है, ये सभी एयर डिफेंस मिसाइलें सिस्टम है। तो ऐसे ही $2 बिलियन के मिसाइल सौदे की घोषणा की है, जो 5,000 वायु रक्षा मिसाइलें या कहीं एयर डिफेंस मिसाइलें देगा, यूक्रेन को देगा ब्रिटेन।
ये कब दे रहा है? ऐसे समय दे रहा है जब अमेरिका ने ये कह दिया है कि अब हम अपना सभी जो भी आपको हथियार वगैरह दे रहे थे वो हम नहीं देंगे। सभी सैन्य सहायताएँ बंद कर दी हैं। और काफ़ी ज़्यादा इस पर मैंने पूरा डिटेल से कई सीरीज़ में कई वीडियोज़ दी हुई हैं, तो यहाँ पर डेली करंट अफेयर में उतना डिस्कशन नहीं करूँगा, आपका समय नहीं लॉस करूँगा। आप लोग जो ट्रेंडिंग टॉपिक की मेरी वीडियो आती है ना, उसको ज़रूर देखा करो। जो भी मुद्दे चल रहे होते हैं उसको अ, दुनिया पसंद कर रही है, आप लोग भी पसंद कर रहे हो तो उसको देखा करो, शेयर भी करा करो, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं। इस समय तो काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल मची है तो मज़ा आ रहा है, हमको पढ़ाने में भी, लोगों को पढ़ने में भी, है ना? चलिए, तो फिलहाल थेल्स के द्वारा ये इनको निर्माण किया जाएगा इस कंपनी द्वारा और इसको दिया जाएगा। तो 1.6 बिलियन यूरो होता है, पाउंड स्टर्लिंग होता है, 2 बिलियन का डॉलर में। खैर अगर आप यूक्रेन और ब्रिटेन देखना चाहोगे कहाँ-कहाँ पर है, तो यूक्रेन तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ये यूक्रेन है, ठीक है ना? इसके उधर पूरा रसिया है, तो ये यूक्रेन है, ये क्रीमिया वाला रीजन है, ठीक है? मोल्दोवा वगैरह होकर के ये हो गया आपका यूक्रेन। ब्रिटेन की अगर बात करोगे तो ये हो गया ब्रिटेन आपका, और अगर इसी में ये नॉर्दर्न आयरलैंड जोड़ दो, ये आयरलैंड है, इसका नॉर्दर्न आयरलैंड जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा आपका यूनाइटेड किंगडम। समझ में आ रही बात? उसके बाद यहाँ पर देखो इतना दूर में ये है इंग्लैंड, यहाँ पर इतना है वेल्स, और इधर है स्कॉटलैंड, ठीक है, इधर ये इंग्लैंड है, तो ये है स्कॉटलैंड। तो जब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स इन तीनों को एक साथ बात की जाती है तो इन तीनों को एक साथ कहते हैं ब्रिटेन। लेकिन अब इसे में आयरलैंड का नॉर्दर्न वाला हिस्सा जोड़ दिया जाता है तो इसे कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। इनका एक ही होता है प्रधानमंत्री, इनकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नीतियां, बहुत सारी पॉलिसी सब एक एक साथ है, इंटीग्रेटेड है, इसलिए इनको एक साथ ही देखा जाता है। ठीक है जी। चलिए अगला, प्रसिद्ध भारतीय कलाकार हिम्मत शाह का निधन हो गया, इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हिम्मत शाह जी प्रसिद्ध कलाकार थे, फेमस कलाकार थे। इनको इनका वही 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। और ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय पुरस्कार, साहित्य कला परिषद पुरस्कार, कालिदास सम्मान, ये सबसे सम्मानित किए गए थे। उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। देखिए, ट्रायल ब्लेजर इन इंडियन कंटेम्प्रेरी एज पास अवे एट 92, तो 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। कांस्य शिलाकृतियों, टेराकोटा, सेरेमिक, इसमें स्लिप कास्टिंग, इन सब के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस, रेत, चांदी, इनसे बनी सिल्वर पेंटिंग्स के लिए ये जाने जाते थे। ठीक है, तो कलाकार थे ये, और इनको ये सम्मान दिए गए जो जो जब जब दिए गए हैं उनका मैंने आपको यहाँ डेट भी दे दिया गया है। उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस ये याद रखना, कालिदास सम्मान पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो दिया जाता है। इनका निधन हो गया है, ठीक है ना। तो ये थे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हमारी वीडियो से कुछ भी वैल्यू ऐड हुआ है आपकी लाइफ में, आपके प्रिपरेशन में, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दो, और अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसकी वीडियो की क्विज पीडीएफ सब आपको एमजीटी ऐप पर मिलेगी। कल मैंने आपसे पूछा था कि शून्य भेदभाव दिवस की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी वी स्टैंड टुगेदर। उड़ान योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो उड़े देश का आम नागरिक, इसकी योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। आज आपको क्या बताना है, आज बताना है किस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का खिताब जीता। दूसरा, बेंगलुरु ओपन का एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता किस प्रकार के मैदान पर या कहीं कोर्ट पर आयोजित की गई। मतलब जो खेल का मैदान होता है ना, ग्रीन ग्रास कोर्ट होता है, क्ले कोर्ट होता है या हार्ड कोर्ट होता है, इनमें से कौन से प्रकार के मैदान पर यह आयोजित की गई, जो भारत में अभी आयोजित की गई थी। कमेंट करके बताइए दोनों क्वेश्चन का आंसर। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। बुक ऑर्डर कीजिए, ई बुक को लेना है तो आप एमजेटी ऐप पर जाकर ई बुक भी ले सकते हैं। कंटेंट हमारे इस प्रकार हैं। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।